नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज कुछ खास है इसलिए कि आज हम वहाँ पहुँचे हैं जो पूरे झारखंड की सबसे बड़ी कंपनी है, या बोल लें कि भारत की सबसे जो पुरानी कंपनी है जिसका 100 साल का इतिहास है और वहाँ की यूनियन का भी 100 साल का इतिहास है। मैं बात टाटा स्टील की कर रहा हूँ और मैं आज टाटा वर्कर्स यूनियन पहुँचा हूँ और हमारे साथ टाटा वर्कर्स के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं आर रवि साहब, वो उनसे हम बातचीत करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं, आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना का संकट काल चल रहा है और इस समय एम्प्लॉयमेंट के लेकर क्या हाल है, आर्थिक जो नुकसान किस तरीके से हो रहा है, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो यूनियन है और कंपनी ने है एक पॉजिटिव बोनस समझौता के द्वारा अपने एम्प्लॉय को एक तरह से वो उपहार दिया है। इन तमाम इशू पर हम बात करेंगे। जो कंपनी की कुछ समस्याएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण जी। सबसे पहला सवाल कि सर, अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, कोरोना का संकट है, देख ले कि आर्थिक काफ़ी नुकसान है, और इसमें जो समझौता हुआ आप लोगों का वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सही बात है, करीब मार्च से ये कोरोना में काफ़ी संकट हर एरिया में आया है, टाटा स्टील के ऊपर भी आया है। लेकिन हम लोग तो गर्व के साथ बोलते हैं कि टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन करीब 100 साल पुराना संबंध हम लोग का रहा है और हमेशा मजदूरों का ख्याल रखती है। इस कोरोना पीरियड में प्रोडक्शन काफ़ी नीचे चले गया, करीब 25% भी चला गया था, 20-25% का रेट में चल रहा था प्लांट। लेकिन इसके बावजूद कोई भी एरिया में कोई भी डिडक्शन, 1 रुपया भी हम लोग का सैलरी में कटौती नहीं हुआ। दूसरा, हिस्टोरिकल बोनस एग्रीमेंट हुआ, करीब 235 करोड़ रुपीस हम लोग का ये बोनस हुआ है। और आज तक का बोनस का हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बोनस का अमाउंट इस बार कर्मचारी को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा देन है कि हम लोग 3 साल का एक एग्रीमेंट किए थे और उस 3 साल का एक फार्मूला बनाए थे। उस फार्मूला के तहत हम लोग को ये राशि आ रही थी, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि कोरोना पीरियड में हो सकता है ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब हम लोग डिस्कशन किए, प्रबंधन भी राजी हुई, बोली नहीं, जो फार्मूला आएगा उसको हम लोग ऑनर करेंगे, और ऑनर करते हुए मैनेजमेंट दी है। इसके साथ साथ हम लोग जो ग्रेड किए हैं, ग्रेड का एरियर पर भी बोनस लिए हैं और इसका चलते एम्प्लॉय को उसको बहुत फ़ायदा होगा। ये झारखंड का सबसे बड़ा यूनियन कर लें, पुराना यूनियन कर लें देश का, और यहाँ से जो उम्मीद जगती है उससे बाकी यूनियन के लोगों में एक तरह से आशा और उम्मीद होती है। और आपने जब शुरुआत किया तो बाकी नहीं, तो पहले कोरोना से पहले ये कहीं ना कहीं दुविधा था कि इस बार बोनस होगा या नहीं होगा, जिस तरह का माहौल था, लॉकडाउन था। सवाल ये है कि आजकल जिस तरीके से मजदूरों को हक को लेकर आप देख रहे हैं पूरे देश में कटौती चल रही है, चाहे नौकरी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये है, वैसे में जो यूनियन है उसका जो है जिम्मेदारी और दायित्व बढ़ जाता है। तो अभी जो कानून आ रहा है 8 से 12 घंटे, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, देखिए, 12 घंटे से एम्प्लॉय को प्रॉब्लम माने होगा, काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 8 घंटा जो है ये हम लोग का एक्ट में भी है और 8 घंटा कई साल से चलते हुआ रहा है। आपके जानकारी में हम दे दें कि 8 घंटा जो ड्यूटी स्टार्ट हुआ, सबसे पहले टाटा स्टील में स्टार्ट हुआ। टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन का ही एग्रीमेंट है जो बाद में कानून बना, देश का कानून बना, जैसे ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड, लीव, मैटरनिटी लीव, बहुत सा ऐसा चीज़ है जो बाद में कानून बना, लेकिन टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन पहले स्टार्ट की है। तो 8 घंटा के अलावा 12 घंटा ड्यूटी ये बहुत टफ है कर्मचारियों के लिए, ये संभव नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरे राज्यों में कहीं कहीं सुनते हैं, मुझे जितना जानकारी है, जो फील होता है ये ट्रेड यूनियन लीडर, अगर 12 घंटा स्टार्ट भी होता है तो स्टार्ट होने के बाद वहाँ काफ़ी परेशानी होगा। बाद में वहाँ की सरकार जो है हो सकता है फिर उसको वापस करे, क्योंकि 12 घंटा संभव नहीं है ड्यूटी करना। एक्चुअल होता क्या है कि हफ्ता में 48 आवर्स ड्यूटी कराना है। 48 आवर्स से आप ज़्यादा ड्यूटी नहीं करा सकते। तो 48 आवर्स अगर 12 घंटा कराएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको वीक में कम डेज कराना होगा। आप कम डेज करा के 48 आवर्स कर सकते हैं। मान लीजिए 4 डेज कराएँ अगर, तो 12 घंटे करके तो फिर आपको 3 दिन लीव देना होगा। लेकिन 12 घंटा थोड़ा टफ है। इसका यूनियन विरोध करेगी अगर इस तरह का कानून आता है तो? अगर सरकार कानून लाती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, पूरा हम लोग इंटैक्ट विरोध करेंगे इसको। सवाल ये है कि जिस तरीके से सब व्यवस्था
ठेकाकरण हो रहा, आप देख रहे हैं सरकार से लेकर कंपनियों तक में सब जगह निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा आ गई। अब परमानेंट जो नौकरी थी, अस्थायी नौकरी, उसका जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। पहले जहाँ 20,000 लोग काम करते थे वो घट के अब 5,000 आ गए, और ठेकेदार मजदूर, वैसे में यूनियन के ऊपर ज़्यादा दायित्व है। तो किस तरीके से आप लोग उस अस्तित्व को बचाए रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि जो अस्थायी प्रवृत्ति की नौकरी है वो बची रहे? देखिए, आपका क्वेश्चन एकदम जायज़ है। ये आज का डेट में ये एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। ये सिर्फ जमशेदपुर का या टाटा स्टील का नहीं है, पूरा देश का इशू है। हमको लगता है पूरा वर्ल्ड का ही इशू हो सकता है। लेकिन ये आप जो बोले हैं, ये चैलेंज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरा देश में चैलेंज है। देखिए, लेकिन टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन हमेशा आगे का सोचती है कि आज से 10 साल बाद क्या हो सकता है, 20 साल बाद क्या हो सकता है, क्या चैलेंजेस आ सकता है। ये एम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है। इसको देखते हुए हम लोग इस बार वेज रिवीजन में हम लोग साफ साफ एक एग्रीमेंट किए हैं। क्योंकि देखिए, एक कॉस्ट का इशू आता है, एक प्रोडक्टिविटी का इशू आता है। सबको देखते हुए कंपनी भी चलना चाहिए अच्छा से, मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग रहे, मेरा एम्प्लॉय भी स्ट्रांग रहे, ताकि अगर गाय तंदुरुस्त रहे तब हम लोग दूध दुहेंगे। तो हम लोग का ये प्रिंसिपल शुरू से रहा है। 100 साल का यूनियन है, तो 100 साल से प्रिंसिपल रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रांग रहे, एम्प्लॉय भी स्ट्रांग रहे, यूनियन भी स्ट्रांग रहे। इसी के मद्देनजर हम लोग एक एग्रीमेंट इसी वेज रिवीजन में लास्ट सितंबर में हम लोग का हुआ। हम लोगों का ये डिमांड था कि भाई हम लोग का जो जॉब आउटसोर्स हो रहा है इसको इनसोर्स करना है। अब कैसे इनसोर्स होगा, उसके लिए हम लोग एक नया एंटिटी बनाने का बात किए हैं, जो रिटेन एग्रीमेंट है। मैनेजमेंट को बोले एक नया एंटिटी, मैनेजमेंट बोली हम बनाएंगे। हम लोग एग्री किए, एक नई कंपनी बनेगी जो सब्सिडरी कंपनी टाटा स्टील की रहेगी, और उसमें हम लोग जॉब को इनसोर्स करवाएंगे। थोड़ा कॉस्ट कम पड़ेगा मैनेजमेंट को, लेकिन एम्प्लॉय का भी रोजी रोटी चलेगा। तो एक नया तरीका का पहल, नया तरीका का सोच यूनियन और मैनेजमेंट बैठ के एक रास्ता निकाली है। इसका फायदा यहाँ जमशेदपुर में एम्प्लॉयज का बच्चा को, सिटीजन को इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर जैसे आपने बोला एम्प्लॉय के बच्चा का जो एक परंपरा है यहाँ पर टाटा स्टील में या यहाँ की कंपनियों में, तो वो परंपरा जो अस्थायी नौकरी मिलती है बाप के जगह बेटे की, वो परंपरा 10 साल बाद कैसा रहेगा? आप अभी से कैसा देख रहे हैं, क्या अस्थायी नौकरी बची रहेगी? देखिए, परंपरा शुरू से रहा है और आज भी परंपरा है। जितना ट्रेड अप्रेंटिस में मेरे बच्चे लोग जाते हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉय के बच्चे जाते हैं। जेट में जाते हैं, एम्प्लॉय के बच्चे जाते हैं। IL6 में जाते हैं, एम्प्लॉय के बच्चे जाते हैं। नॉन टेक्निकल एरिया में ये चैलेंज है, तो नॉन टेक्निकल एरिया में हम लोग वो एंटिटी के थ्रू से लेने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉय का बच्चा को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए हम लोग 500 एम्प्लॉयमेंट का भी बात किए हैं, जो एक कोरोना के चलते रुक गया है, डिले हुआ है, नहीं तो अब तक वैकेंसी निकल गया रहता। और वो 500 भी एम्प्लॉय का बच्चा लोग का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगा। पेंशन को लेकर इशू था, APF को लेकर क्या कुछ है वो इशू, और किस तरीके से यहाँ के जो आपके एम्प्लॉय उनको फ़ायदा मिल पाए, और उसमें यूनियन क्या कुछ कर रहा है? देखिए, EPS 95 के बारे आप बोल रहे हैं। EPS 95 जो है हम लोग का बहुत पुराना डिमांड है। ये पूरा कर्मचारियों का डिमांड है कि पेंशन हम लोग को, मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया है। जो एम्प्लॉय 25 साल, 30 साल, 40 साल काम कर लिया, आज उसको मैक्सिमम पेंशन मिलता है तो 3,000 रुपया, 3,500 रुपया। तो 3,000, 3,500 में परिवार चलाना आज के डेट में मुश्किल है रिटायरमेंट के बाद में। तो हम लोग एक ऑलरेडी, मैं खुद केस की, टाटा वर्कर्स यूनियन केस की है, हम खुद केस किए हैं। मैं खुद पार्टी हूँ, मैं मतलब टाटा वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट, मैं सिंगल अकेले नहीं। टाटा वर्कर्स यूनियन केस की है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है अगर वो केस हम लोग जीतेंगे तो अच्छा हैंडसम अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा। लेकिन ये हो सकता है कुछ लंबा चले, तो आने वाला दिन में देखा जाए। अभी हाल में देख रहे हैं कि संसद में भी कुछ सांसद लोग EPS 95 के बारे में क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये 1,000 से 7,500 करने की बातें कुछ हो रही है। उस तरह भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, और हम लोग का भी एक पैरेलली सिस्टम चल रहा है। बाद में देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए क्या है? सबसे बड़ी समस्या बोलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉय के बच्चों लोग का हो, या शहर के लोग का हो, या देश के लोग का हो, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बहुत सा जगह आप देख रहे हैं, जो सरकारी एरिया में भी, बहुत सा गैर सरकारी एरिया में भी, जो फिक्स टर्म में एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है। अधिकार को भी देखते हुए बहुत सा जगह इंटक में, हम लोग का इंटक का एफिलेटेड है, तो रेड्डी साहब हम लोग का लीडर हैं, तो बराबर हम लोग का मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में जब हम लोग को जिस तरह का
मूवमेंट करने बोला जाता है, हम लोग करते हैं। तो सेंट्रली इस सब एरिया में बराबर हम लोग का आवाज़ उठते रहता है कि ताकि सरकार ऐसा कानून बनाए जो एम्प्लॉय भी सुरक्षित रहे, उनका अधिकार भी अच्छे से रहे, मजबूती से रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी बेबाकी से तमाम इशू पर उन्होंने बात रखा। और सबसे बड़ी चुनौती जो है आज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और जो मजदूरों का अधिकार है यूनियन के लिए उसे बचाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और यूनियन ने 100 साल का ये पुराना यूनियन है, अभी तक यूनियन ने अपने इतिहास को और वर्तमान को बरकरार रखा है और हमेशा मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा। और इसी का परिणाम है कि इस विकट परिस्थिति में भी उन्होंने एक बढ़िया समझौता, वो बोनस की बात हो या वेज की बात हो, उन्होंने एक बढ़िया रिजल्ट दे पाए। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड।